हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। कोरोना वायरस के खिलाफ तकरीबन साल भर से चल रही लड़ाई में निर्णायक कदम बढ़ाते हुए भारत आज दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज करेगा। पहले दिन देश के 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को खुराक दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों को संबोधित करते हुए टीकाकरण का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी कोविन वेबसाइट और ऐप लॉन्च करेंगे। हालांकि आम लोग टीकाकरण के लिए मार्च से कोविन ऐप पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। पीएम अपने संबोधन के दौरान पहले 100 स्वास्थ्य कर्मियों के साथ टीकाकरण के अनुभव भी साझा कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक व्यक्ति को एक ही टीके की 2 खुराक लेनी होगी। हालांकि दूसरी खुराक 28 दिन बाद लगेगी। पूरे देश में एक साथ टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके लिए कुल 3006 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। देश के सभी राज्यों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके की आपूर्ति की गई है। पहले चरण के तहत अभी 1.65 करोड़ खुराक भेजी गई हैं। सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को देश भर में टीकाकरण किया जाएगा। इसके अनुसार एक सप्ताह में 12 लाख लोगों को टीका मिलेगा। देश भर के 2934 केंद्रों पर टीके लगेंगे जो वर्चुअल रूप से जुड़े रहेंगे। उद्घाटन के दिन प्रत्येक केंद्र पर करीब 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। इस दौरान सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। सिरसा स्वास्थ्य विभाग के पास कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है, जिसमें कुल 7320 वैक्सीन है। वहीं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह वैक्सीन कार्यक्रम को लेकर तैयार। आज से सिरसा के 5 बूथों पर टीकाकरण किया जाएगा। सिरसा नागरिक अस्पताल के अलावा डबवाली, रानिया और ऐलानाबाद केंद्रों पर टीकाकरण होगा। उप सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण ने बताया कि कोरोना वैक्सीन के कार्यक्रम को लेकर मॉक ड्रिल भी की गई है, जो कि सफल साबित हुई। पहले चरण में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। करीब 7000 कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में पुलिस कर्मियों और अन्य सहायक कर्मियों को टीका लगेगा। फतेहाबाद के अंतिम छोर पर बसे ज्वाखल में अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं पहुंच रही है। सीएससी ज्वाखल से मिली जानकारी के अनुसार अभी 1 हफ्ते तक और लोगों को इस वैक्सीन का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं डॉक्टर राजेश क्रांति ने बताया कि अभी तक ज्वाखल में कोरोना वैक्सीन नहीं आई है। 1 हफ्ते के बाद ज्वाखल में वैक्सीन आने की उम्मीद है। किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। दोनों पक्षों में किसान कानून को निरस्त करने पर गतिरोध बरकरार है। दिल्ली के विज्ञान भवन में करीब 5 घंटे चली बैठक में एमएसपी समेत नए कृषि कानून के विभिन्न मसलों पर बातचीत हुई, लेकिन कानून को निरस्त करने की किसान संगठनों की मांग पर गतिरोध जारी है। सरकार और किसानों के बीच अब 19 जनवरी को अगली बैठक होगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के बाद सरकार किसान के बीच हुई ये पहली बैठक थी। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि एक भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी है। सरकार समय बर्बाद कर रही है, लेकिन वो कानून वापसी तक घर नहीं जाएंगे। किसान संगठनों ने यह भी कहा कि सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर कानून वापस नहीं होंगे तो चर्चा का कोई फायदा भी नहीं है। किसान नेताओं ने कहा कि वो संशोधन को तैयार नहीं है। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक में तीनों कानूनों पर चर्चा हुई, साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम पर विस्तार से चर्चा हुई। उनकी शंकाओं के समाधान की कोशिश की गई। यूनियन और सरकार ने तय किया है कि 19 जनवरी को 12 बजे फिर से चर्चा होगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सभी की प्रतिबद्धता है और आगे भी रहेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, जब वो कमेटी भारत सरकार को बुलाएगी तब हम उस कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमने किसान यूनियन से कहा है कि अपने बीच में अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक तरह से कानूनों पर चर्चा कर एक मसौदा बनाकर सरकार को दें। हम उस पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार हैं। चंडीगढ़ में किसान अधिकार दिवस के दौरान
राजभवन का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस के बड़े नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर फिर छोड़ दिया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे जिस मकसद के लिए निकले थे वो मकसद पूरा हो गया है। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो वे राज्यपाल से मुलाकात करके जाते और विशेष सत्र की मांग करते। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कृषि कानूनों को लेकर किए गए प्रदर्शन को सफल बताया। शैलजा ने कहा कि पुलिस की तरफ से कई जगह रोकने की कोशिश की गई, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। शैलजा ने कहा कि सरकार को तुरंत कृषि कानून पर किसानों की बात माननी चाहिए। कुमारी शैलजा ने सरकार के रवैये पर हैरानी जताते हुए टालम टोल वाला बताया। शैलजा ने कहा कि सबसे पहले कांग्रेस ने किसानों की मांग को उठाया था, आने वाले समय में भी इसी तरह से किसानों की मांगों को उठाया जाएगा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा एक बार फिर टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने नगर परिषद अधिकारियों और चेयरपर्सन को पानी के टैंकर बढ़ाने और फॉगिंग करने के निर्देश दिए हैं। दीपेंद्र हुड्डा के निर्देश पर 40 पानी के टैंकर, 400 शौचालय और 200 सफाई कर्मचारी किसानों की सेवा कर रहे हैं। दीपेंद्र ने चेयरपर्सन प्रतिनिधि को पानी के टैंकर 40 से बढ़ाकर 50 करने के निर्देश दिए। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार से किसानों के लिए कृषि कानून रद्द करने की अपील की है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कृषि कानूनों के खिलाफ शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच किया। इस दौरान अभय चौटाला ट्रैक्टर से पेहुवा पहुंचे। ट्रैक्टर रैली का पेहुवा के नजदीक पहुंचने पर जमकर स्वागत किया गया। अभय चौटाला ने किसानों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू 3 कृषि कानूनों का हर कोई विरोध कर रहा है। देश की जनता केंद्र सरकार को और प्रदेश की जनता गठबंधन सरकार को पूरी तरह नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा विधानसभा स्पीकर के पास जा चुका है। अगर 26 जनवरी तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हुए तो वो 27 जनवरी को खुद पेश होकर अपना इस्तीफा देंगे। नारनौल से जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। रामकुमार गौतम ने कहा कि ये कानून भले ही अच्छे होंगे, लेकिन अभी जो हालात हैं उसे देखते हुए पीएम मोदी को ये कानून वापस लेने चाहिए। जब जेजेपी बनाई गई थी तब उनकी अहम भूमिका थी, लेकिन आज मैं कहीं नहीं हूं। वहीं रामकुमार गौतम ने कहा कि मैं चाहता था दुष्यंत चौटाला सीएम बने, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनका खेल क्या है। वहीं इस्तीफे की मांग पर रामकुमार गौतम ने कहा कि इस्तीफा देने के बाद वो मीनिंगलेस हो जाएंगे और वो किसानों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ऐसे में अगर मैं इस्तीफा दे देता हूं तो किसानों की लड़ाई कैसे लड़ पाऊंगा। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं अब सिंघू बॉर्डर पर आग बुझाने के सिलेंडर्स की व्यवस्था की गई है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर 8 से 10 किलोमीटर में किसानों का आंदोलन चल रहा है और ज्यादा भीड़ होने के साथ साथ जगह जगह लंगर और ट्रैक्टरों में डीजल होने के कारण आग लगने का खतरा बढ़ गया है। इसी खतरे को कम करने के लिए पंजाब की एक संस्था आगे आई। शुरुआत में आग बुझाने के 500 सिलेंडर से शुरुआत की गई। वहीं सिंघू बॉर्डर पर मेन स्टेज से इन सिलेंडर्स को लगाने की शुरुआत की जाएगी और जितने भी लंगर चल रहे हैं सभी जगह पर सिलेंडर्स लगाए जाएंगे। फतेहाबाद से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार, बाइक और जीप लेकर किसान दिल्ली की तरफ निकले। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में भारी संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए किसान भारी संख्या में नए ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। रादौर में कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च रैली निकाली। इस दौरान ट्रैक्टर मार्च रैली का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष ने कहा कि रादौर अनाज मंडी में किसानों का ट्रैक्टर मार्च है। मौके पर एसडीएम और डीएसपी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। डीएसपी रणधीर सिंह ने कहा कि किसानों का ये ट्रैक्टर मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहे, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। फरीदाबाद के लघु सचिवालय में किसानों ने अपने पड़े हुए मुआवजे को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर लगभग 1400 करोड़ रुपए बकाया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया है। किसानों का आरोप है कि केजीपी हाईवे में गई उनकी जमीन का पड़ा हुआ मुआवजा नहीं मिल रहा।
इस दौरान किसानों ने मुआवजे को लेकर जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों में मुआवजा नहीं मिला तो 26 जनवरी को परेड ग्राउंड फरीदाबाद में किसान अपने हजारों ट्रैक्टर्स के साथ शामिल होंगे। भिवानी में सफाई कर्मचारियों ने लंबित मांगों को जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन करते हुए नगरीय सचिवालय पहुंचे और उपायुक्त के माध्यम से नगर निकाय मंत्री अनिल विज के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को पूरा किए जाने की मांग की है। कर्मचारी नेता ने बताया कि कोरोना काल से पहले उनकी नगर निकाय मंत्री अनिल विज से मांगों को लेकर वार्ता हुई थी, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से वे बातचीत में ही अटक गई। उन्होंने कहा कि लंबा समय बीत जाने के बाद भी उनकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं। लिंगानुपात में सिरसा जिला एक बार फिर से प्रदेश में सबसे टॉप पर पहुंच गया है। दिसंबर महीने तक सिरसा जिले में 1000 लड़कों के पीछे 949 लड़कियां का जन्म हुआ है। प्रदेश में दूसरा स्थान पर पंचकुला और नूंह जिले रहे। दोनों ही जिलों में 939 लड़कियां पैदा हुई हैं। इसके अलावा तीसरे स्थान पर धर्मनगरी, कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद जिले हैं, जहां दोनों जिलों में 938 लड़कियां पैदा हुई। वहीं सीएम सिटी, करनाल और झज्जर, चरखी दादरी ये तीनों जिले लिंग अनुपात में फिसड्डी रहे। सोनीपत में एक आरओबी में आई दरार को बंद करने को लेकर प्रशासन की ओर से केवल लीपापोती की जा रही है। कुछ दिन पहले आरओबी में आई दरार की खबर को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया, लेकिन अभी भी केवल मामले में लीपापोती ही की जा रही है। आरओबी का भी उद्घाटन भी नहीं किया गया है, जिसके पहले ही इसमें दरार देखी गई। सोनीपत के गोहाना रोड बाईपास पर प्रशासन दरार के बाद भी नहीं जागा। करोड़ों रुपए की लागत से बने कंक्रीट लेंटर में दरार पाई गई है। इंद्री में 2 अवैध कॉलोनियों पर विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें अवैध कॉलोनियों की सड़कों, कंस्ट्रक्शन का काम और सड़कों पर लगी लाइट्स को तोड़ा गया। वहीं डीटीपी विक्रम सिंह ने बताया कि इन कॉलोनियों को परमिशन नहीं थी और विभाग की तरफ से कई बार कॉलोनी मालिक को नोटिस भी भेजा गया, लेकिन बावजूद इसके इन कॉलोनियों में कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहा। विभाग की तरफ से इन कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि अवैध कॉलोनियों में जमीन ना लें, क्योंकि जो कॉलोनियां अवैध रूप से बनाई गई हैं उन पर विभाग की तरफ से कार्रवाई हो सकती है। करनाल में एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल एसटीएफ की टीम ने एक ट्रक से 30 किलो की अफीम बरामद की। वहीं 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि दोनों व्यक्ति पटियाला से सरिया लेकर गुवाहाटी गए थे। वहीं सरिया बेचकर उसके बाद वहां से अफीम लेकर पंजाब के लिए आए। जहां गुप्त सूचना के आधार पर जब ट्रक की चेकिंग की गई तो ट्रक से 30 किलो अफीम बरामद हुई। फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद की गई अफीम की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। रोहतक की जनता कॉलोनी में 3 बदमाशों ने चाकू की नोक पर एक ज्वेलर की दुकान में लूटपाट की। बदमाश ज्वेलर की दुकान से 2 किलो चांदी, सोने के जेवरात और 8,000 रुपए कैश लूटकर फरार हो गए। ज्वेलर ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई। ज्वेलर की दुकान के पास स्कूल में लगे सीसीटीवी में तीनों बदमाश घटना को अंजाम देकर बाइक पर भागते कैद हो गए। ज्वेलर ने भी इन तीनों बदमाशों को पहचान लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। एनआईटी फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाया। इस दौरान चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर उसके अंदर रखे कैश पर हाथ साफ किया। फिलहाल चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि उन्हें आसपास के लोगों ने दुकान में चोरी की सूचना दी है, जिसकी शिकायत संजय कॉलोनी पुलिस चौकी में दी, लेकिन 4-5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि उन्होंने पीड़ित दुकानदार के बयान पर अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोहाना शहर के रेलवे रोड स्थित अधिवक्ता चिमन लाल के घर एक अज्ञात व्यक्ति ने आकर उसकी पत्नी का गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतका कुसुम के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया।
इस बारे में सफाई कर्मी राजू देवी ने बताया कि वो घर में सफाई का काम कर रही थी। उसी समय सीढ़ियों से एक लड़का आया और उसने मालकिन पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सिरसा में बरनाला रोड पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास बस में चढ़ते समय हाथ छूटे जाने से कारण 16 साल के एक युवक बस के पिछले टायर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गांव फरवाई कला निवासी किशोर अपने पिता के साथ पंजाब रोडवेज की बस से अपने गांव से सिरसा अपने चाचा के पास जा रहा था। दरअसल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास जब सवारियां उतरने लगी तो किशोर भी बस से उतर गया। बाद में बस में चढ़ते समय चालक ने बस चला ली और किशोर का हाथ छूट गया और वो बस के नीचे आ गया। हादसे के बाद बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। हादसे की जानकारी मिलने पर सिविल लाइन थाना की हुडा चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। अंबाला की सेंट्रल जेल में एक कैदी ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की है। कैदी ने सुसाइड नोट में अपने हाथ पर जेल के डेप्यूटी जेलर का नाम लिखा और बताया कि डेप्यूटी जेलर उसकी मौत का दोषी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन इसी के साथ अंबाला की सेंट्रल जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। राकेश लौचर अंबाला सेंट्रल जेल में डेप्यूटी जेलर रह चुके हैं और 2 दिन पहले ही उनका पंचकुला जेल तबादला हुआ है। कैदी ने आत्महत्या किन कारणों से की, पुलिस इसकी जांच कर रही है।